हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं समझाने वाला हूँ सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 10 को। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा है कि जापान और कोरिया के एस रैंक हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली फाइट मैच होता है। जिन वो इस बात से खुश था कि उसे एस रैंक हंटर्स का बैटल देखने को मिलेगा, लेकिन वो देखता है कि गोतो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा था। हंटर माँ अब अपनी पावर से अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और चारों एक एक कोना चुनकर उनसे लड़ने लगते हैं। लिम और होशी दोनों की लड़ाई हो रही थी, जिसमें लिम दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अटैक्स लॉन्ग रेंज होते हैं। ये अरेना टॉप टियर मैजिक जेम्स से बनाया गया है। कोई मामूली हंटर तो इसे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। फिर भी ये लोग इसमें तबाही मचा रहे थे। इधर बेक भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन कुमामोटो उससे लड़ने की बजाय भाग जाता है। कुमामोटो असल में नर्वस हो गया था। बेक समझ जाता है कि गोतो अपने हंटर्स को टेस्ट करना चाहता था कि वो इस मिशन के लिए रेडी हैं या नहीं। ये सोचकर बेक अपने बीस्ट वाले रूप में आ जाता है और हमला कर देता है। ए रैंक वाले हंटर सोच रहे थे कि ये लोग तो जानवर की तरह लड़ रहे हैं, हम तो इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। तभी टना का हंटर माँ को हरा देता है और होशिनो भी लिम को हरा देता है। बेक कुमामोटो के पीछे पड़ा हुआ था, तभी होशिनो और टना का दोनों उससे लड़ने आ जाते हैं। इधर चाहिन कानाहे से लड़ रही थी। चाहिन के मूव्स उसे समझ ही नहीं आ रहे थे, इसीलिए चाहिन को पहले डांसर का टाइटल भी मिला हुआ था। चाहिन बड़ी आसानी से कायना को हरा देती है और इसके बाद बेक की मदद करने जाने लगती है। कुमामोटो चाहिन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसके मुंह पर पंजा मार देती है, जिससे कुमामोटो को गुस्सा आ जाता है। उसके साथी बोलते हैं कि अब पता नहीं वो क्या करेगा। कुमामोटो चाहिन पर बहुत जोरदार अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक ही जिनवू वहां आके चाहिन को बचा लेता है और कहता है कि यह एक फ्रेंडली मैच है और तुम पूरी जान लगा रहे हो। कुमामोटो जिनवू पर ही अटैक कर देता है तो जिनवू तुरंत ही उसे नीचे पटक देता है, जो देख उसके साथियों को यकीन नहीं होता और गोतो पूछता है कि क्या ये सच में जादूगर है। अब उसे खुद ही पता करना पड़ेगा। खैर, जिनवू चाहिन से कहता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बेक भी हार गया है, तो अब उनकी टीम में कोई नहीं बचा। तभी हानेकावा यहाँ आकर कहती है कि गिल्ड मास्टर गोतो जिनवू से फाइट करना चाहते हैं। जिनवू मन में सोचता है कि डीन कैसल में जो उसकी पावर अप हुई है उसे टेस्ट करने का ये अच्छा मौका है और वो गोतो से लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि गोतो को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इधर न्यूज में जेजू आइलैंड मिशन के बारे में बताया जा रहा था, जिसे जूही भी देखती है। वो अब एक नॉर्मल जॉब करती है और जूही भी इस मिशन की सेंट्री टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेती है। इधर गोतो और जिनवू लड़ने के लिए तैयार थे। चाहिन सोचती है कि एस रैंक डंजो में उसने जिनवू को लड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या वो एस रैंक हंटर को हैंडल कर पाएगा। बेक पूछता है कि आज तो यहाँ हंटर्स भरे हुए हैं तो चाहिन को बदबू नहीं आ रही, जिस पर चाहिन कहती है कि वो बदबू सहन कर लेगी, लेकिन लड़ाई के मैदान में वो रूमाल लेकर तो नहीं जा सकती ना। अब वैसे तो इन्हें एक जादूगर और एक फाइटर की लड़ाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन चाहिन की तरह वो लोग भी देखना चाहते हैं कि जिनवू आखिर कितना स्ट्रांग है, और बेक को यकीन हो गया था कि जिनवू अवेक होने के बाद से ही पावरफुल होते जा रहा है। अब जिनवू कहता है कि चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गोतो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू इस अटैक से बच गया था। उसकी इतनी तेज स्पीड देखकर गोतो समझ जाता है कि ये जादूगर तो नहीं है। वो अब जिनवू पर पावरफुल अटैक करने लगता है। ये बाकी हंटर से काफी स्ट्रांग था, लेकिन जिनवू उसके अटैक्स को आराम से डॉज कर सकता है और मुस्कुराने लगता है, जो देख गोतो को बहुत गुस्सा आता है। बाकी लोग तो ये देखकर ही हैरान थे कि जिनवू उन अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। गोतो को अब जिनवू पर बहुत गुस्सा आ गया था, इतना कि वो अब जिनवू को सीधा जान से मारने का मन बना लेता है और पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, जिससे जिनवू के गाल पर खरोंच लग जाती है और वो गोतो का हाथ पकड़ लेता है। अगर वो उसकी कलाई पकड़ता तो लड़ाई यहीं खत्म हो जाती और जिनवू भी इतनी आसानी से मैच को खत्म नहीं करना चाहता। दोनों ही अब एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो आज किसी की मौत होना पक्का है। दोनों अब फुल पावर से हमला करने लगे वाले थे, लेकिन तभी उनके बीच एक आइस की दीवार आ जाती है और जिनवू और गोतो को बाकी हंटर पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म करो, वरना किसी को ज्यादा चोट लग सकती है, और ये मैच यहीं पर एंड कर दिया जाता है। हंटर जिनवू की तारीफ करता है कि गोतो से लड़ पड़ने के बाद भी उसे सिर्फ खरोंच ही आई है। जिनवू मन में सोचता है कि अब उसे इन सब की ताकत का पता चल गया है और उसने इन सभी की शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को भी छुपा दिया था, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। गोतो और उसकी टीम अब यहाँ से चली जाती है और जिनवू चेयरमैन गन्नी से जाकर कहता है कि वो जेजू रेड मिशन में हिस्सा नहीं ले सकता। गोतो अपने वाइस गिल्ड मास्टर रिजी को बताता है कि उनके बीच एक कमाल का हंटर है जिसका नाम जिनवू है, लेकिन रयूजी देखता है कि जिनवू का नाम तो मिशन वाली हंटर लिस्ट में है ही नहीं। इधर चाहिन को भी ये खबर मिलती है कि जिनवू उनके साथ रेड मिशन में नहीं आ रहा। चोई कहता है कि उसकी कोई वजह होगी, लेकिन फिर भी उनके पास टोटल 15 एस रैंक हंटर्स हैं, तो इस बार उन्हें ये मिशन जरूर पूरा करना होगा। जिनवू घर जाता है और देखता है कि उसकी मदर ने डिनर बनाया था। उसकी मदर 4 साल के बाद हॉस्पिटल से वापस आई है, तो अभी जिनवू का उनके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए उसने मिशन पर जाने से मना कर दिया।
इधर जेजू आइलैंड पर हम देखते हैं कि एंट्स के लिए खाने को कुछ नहीं बचा है और वो एक दूसरे को ही खाने लगे हैं। क्वीन कहती है कि उन्हें ये आइलैंड छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें एक पावरफुल सोल्जर की जरूरत है जो उन्हें बाहर लेकर जाए। तभी हम एक बड़े से अंडे को देखते हैं जिसमें से एक एंट बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही इसकी स्किन ब्लैक हो जाती है। ये बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ा हो जाता है, यानी कि ये एंट इवॉल्व होकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। ये जोर से चिल्लाता है जिससे आइलैंड पर पावरफुल एनर्जी बीम निकलती है। न्यूज में बताया जाता है कि जेजू आइलैंड की एंट समय के साथ इवॉल्व हो रही हैं। तीसरे मिशन के दौरान तो वो जमीन पर रेंग रही थीं और अब तो वो उड़ना सीख गई हैं और दिखने में धीरे धीरे इंसानों की तरह बनती जा रही हैं। इन्हें खत्म करने का मिशन आज शुरू होगा। इधर सोंगी जिन्हों से कहती है कि वो भी सेंट्री टीम को ज्वाइन कर रही है। सेंट्री टीम में देश के सभी छोटे मोटे हंटर्स हिस्सा ले सकते हैं। ये टीम समुद्र किनारे खड़ी रहेगी ताकि मिशन के दौरान अगर कोई एंट उड़कर शहर की तरफ आती है तो ये लोग उन्हें मार सकें, और इसमें जुनही भी शामिल है। और इसी के साथ अगली सुबह जेजू आइलैंड रेड मिशन शुरू होता है। ढेर सारी बैटलशिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इन पर भी ए रैंक वाले हंटर्स थे जिनका काम ये देखना था कि कोई एंट उड़कर यहाँ से भाग न पाए। मिनसुंग भी फोटो खिंचवाने यहाँ पर आया हुआ था। एस रैंक हंटर्स की अटैक टीम भी आइलैंड पर जाने को तैयार थी और उन्हें रिटायर्ड एस रैंक हीलर बंगू भी ज्वाइन करता है, जिसे देखकर बैग बहुत खुश था। ये सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इनकी टीम के साथ एक कैमरामैन भी था जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, बल्कि इनकी फाइट टीवी पर लाइव दिखाई जाएगी, लेकिन उसमें 10 मिनट्स का डिले होगा ताकि अगर कोई हंटर से घायल हो जाए तो उसे एडिट किया जा सके। ये कैमरामैन होने के साथ साथ एक ए रैंक का हंटर भी था और खतरनाक जगहों पर शूट करने की उसे आदत है। पब्लिक को शायद आखिरी बार ऐसा रेड मिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ये लोग सारी आंट्स को खत्म कर देंगे। अगर इनका ये मिशन फेल होता है तो इनके देश का शायद नामो निशान ही मिट जाएगा। गोतो की टीम पहले ही आयरलैंड पर पहुंच गई थी और ये सभी हंटर्स आयरलैंड में अलग अलग जगह पर मौजूद थे और इसी के साथ रेड मिशन शुरू होता है। सबसे पहले गोतो की टीम अपनी मैजिक पावर रिलीज करती है, जिससे सारे एंड सोल्जर्स नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। कुछ सोल्जर्स अटैक टीम के हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे थे, जिन्हें चोई अपनी फायर पावर से जला देता है, लेकिन ये इंट्स बहुत ज्यादा थीं, तो वो एक और फायर अटैक करता है और मन में सोचता है कि आखिरकार वो इस जगह वापस आ ही गया। इसके बाद ये लोग आइलैंड पर उतर जाते हैं। गोतो की टीम 1 घंटे तक एंड सोल्जर्स का ध्यान भटका के रख सकती है। इस टाइम के अंदर इन्हें नेस्ट में घुसकर एंट क्वीन को मारना होगा। इसके बाद आइलैंड पर इंटरफेयरिंग रेडियो वेव्स भी छोड़ी जाती हैं, जिससे कि क्वीन सिग्नल भेजकर अपने सोल्जर्स को वापस न बुला सके। गोतो की टीम एंड सोल्जर्स को मारने में लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि क्वीन के मरने से पहले तो ये लोग सभी सोल्जर्स को ही निपटा देंगे। इनमें एक आइस पावर वाला हंटर भी था जो सोच रहा था कि अगर उसकी और चोई की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। अटैक टीम नेस्ट के अंदर आ जाती है और बाहर जाने का रास्ता भी चोई ने अपनी फायर से बंद कर दिया था ताकि क्वीन भाग ना पाए, लेकिन नेस्ट के अंदर कई सारी टनल्स थी। पता नहीं क्वीन किसमें होगी और इनके पास हर टनल चेक करने का टाइम नहीं है, तो चोई अपनी फायर बॉल्स को सभी टनल्स में भेजता है और जो टनल सबसे गहरी थी क्वीन जरूर उसी के अंदर होगी। इधर जिनवू तो पार्क में अपनी डेली क्वेस्ट वाली कसरत कर रहा था और वो नोटिस करता है कि आज ज्यादा लोग नहीं दिख रहे, सभी टीवी पर रेड मिशन देख रहे होंगे। जिनवू सोचता है कि मिशन पर सभी टॉप टियर हंटर्स गए हुए हैं तो वो जरूर मिशन को पूरा कर लेंगे जिनवू के बिना भी। इधर अटैक टीम टनल के अंदर जाती है, लेकिन उन्हें क्वीन नहीं मिल रही थी। तभी एक जगह इन्हें ढेर सारे अंडे मिलते हैं। ये एग चैम्बर होगा जहां क्वीन अंडे देती है, लेकिन इनमें से एक अंडा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और फूटा हुआ था। उसका साइज देखकर ये लोग डर जाते हैं, पर बेक कहता है कि हमारा मिशन क्वीन को मारना है तो फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो, लेकिन इतने बड़े अंडे को देखकर वो भी डर गया था कि पता नहीं इसमें से क्या निकला होगा। इधर तनाका के शोल्डर पर चोट आ गई थी तो वो अकारी के पास उसे ठीक कराने आता है, क्योंकि वो एक एस रैंक हीलर है। अकारी मस्ती में कहने लगती है कि उसे इस काम के बदले में कुछ चाहिए, पर तभी हजारों एंड सोल्जर्स इनकी तरफ आने लगते हैं। तो तनाका कहता है कि मजाक बंद करो और जल्दी मुझे ठीक करो, लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो देखता है कि किसी ने अकारी की गर्दन काट दी थी। इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, एस रैंक हंटर को इतनी आसानी से मारने का काम कौन कर सकता है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और क्या बाकी एस रैंक हंटर्स का भी यही हाल होने वाला है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।